नमस्कार मित्रों। इसके पहले हम लोग चर्चा कर चुके थे कि हाँ, ध्वनि चिन्ह क्या है, हिंदी के वर्ण क्या हैं, ह्रस्व क्या है, दीर्घ क्या है, प्लुत क्या है। और व्यंजनों में हम लोग चर्चा कर लिए थे स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। साथ ही हमने बताया था हिंदी शब्दानुशासन किसने लिखा है, किशोरी वाजपेयी ने। और शब्दानुशासन किसने लिखा है, हेमचंद ने। आज हम लोग उसके आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग आज पढ़ते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण, अल्प प्राण किसे कहते हैं? तो जिसके उच्चारण में श्वास अल्प मात्रा में निकलती है, यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास का मतलब सांस हुआ, श्वास अल्प मात्रा में निकलती है, अल्प मात्रा में निकलती है, हम उसे अल्प प्राण कहते हैं। उसे अल्प प्राण कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। साथ ही या, रा, ला हुआ, ये इतना। और इसके बाद इसी में सारे स्वर भी आते हैं। कौन कौन से वर्ण आते हैं? सारे स्वर भी इसी में आते हैं। अब हम इसको लर्न कर सकते हैं। भाई, सारी दुनिया बोलती है 1 4 3, थोड़ा सा आप अपना रास्ता बदल के 1 5 3 बोल दीजिए। 1 5 3, तो मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, फिर तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर। आप इसको ऐसे भी याद कर ले सकते हैं कि या, रा, ला, वा, यानी लव में हमेशा सारे 3 5 बताते हैं। तो यहाँ सारे का मतलब आप स्वर याद कर लीजिएगा। 3 5 में 1 3 5 हो गया, या, रा, ला, वा। इस तरह से आपके अंदर अगर कंटेन है तो आप ग्रहण कर सकते हैं कि यार, लब में भी सारे 3 5 बताते हैं। तो अल्प प्राण आप जान लीजिए कि जब अपने ही लोग, यार लोग अगर लब में 3 5 बताते हैं तो सारे प्राण जो है वो अल्प हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, जी थोड़ा हो जाता है। ये तो हमने आपको टेक्निक बताया याद करने का। इस तरह से हमारा अल्प प्राण का कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं महाप्राण की। तो थोड़ा सा हम इसको इरेज करते हैं। आप लोग इसको रोक कर वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि अगला बताना है। तो ये आपका हो गया अल्प प्राण। अब हम चर्चा कर लेते हैं महाप्राण की। तो महाप्राण किसे कहते हैं? ये है आपका महाप्राण। अल्प प्राण में हमने ये पढ़ा कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास अल्प मात्रा में निकलती है तो महाप्राण ठीक उस उल्टा होता है। और इसमें खास तौर से आप देखें कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निकलती है,
हम उसे क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं, उसे महाप्राण कहते हैं। अब इसकी एक खास बात और है कि इसमें विशेष रूप से हकार ध्वनि निकलती है। विशेष रूप से क्या निकलती है? विशेष रूप से हकार ध्वनि। हकार शब्द का मतलब क्या हुआ? हकार ध्वनि निकलती है। देखिए, हकार शब्द का मतलब हुआ कि हा से शुरू होने वाले, जैसे अकार, तो आ से बालक कौन सा है? अकार का मतलब आ से शुरू होने वाले। हकार का मतलब हा जिसमें हो उसमें ऐसे ध्वनि निकलती है तो हम उसे महाप्राण कहते हैं। और इसके वर्णों में खास तौर से ये 2, 4 और शा खा सा हा, शा खा सा हा, ये 4 वर्ण आपके अंतस्थ व्यंजन के। और दूसरा चौथा प्रत्येक वर्ग का। दूसरा चौथा का मतलब प्रत्येक वर्ग का ये होता है कि जैसे हमने कहा का वर्ग का, तो का के बाद खा आता है। वर्ग कितने होते हैं? 5 वर्ग 5 होते हैं। हम देख लीजिए, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये 5 वर्ग होते हैं। और इन 5 वर्गों का दूसरा का के बाद खा हो गया, फिर उसके बाद चा के बाद छ हो गया, टा के बाद ठ हो गया, इस तरह से दूसरा, और का खा गा घा। तो ऐसे तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो महाप्राण होता है। पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होता है। उसमें हमने बताया सारे स्वर भी आते हैं अल्प प्राण में। तो 1, 3, 5 या रा ला वा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं अघोष की। अघोष स्वर तंत्रियां झंकृत ना हो तो अघोष कहलाते हैं। और प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा मीन्स का खा चा छा जा, उसके बाद टा ठा ता था पा फा, ये इतने वर्ण अघोष होते हैं। इसके साथ ही शा खा सा, ये तालव्य सा है, ये मूर्धा सा है, मूर्धन्य सा, और ये दंत सा। तो हम अगर स्वर तंत्रियां झंकृत ना हो तो अघोष होती हैं। और जिन वर्णों की स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं वे घोष कहलाते हैं। जिन वर्णों की स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं वे जो है घोष कहलाती हैं। और जिनमें झंकृत ना हो तो अघोष होती हैं। तो झंकृत इसमें नहीं हो रही है तो 1, 2 सा खा सा अघोष। फिर जिन वर्णों की स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं वे घोष कहलाती हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का 3, 4, 5 या रा ला वा हा सारे स्वर। इसमें भी आप देख लीजिए, वही यार लोग लब में हमेशा 3, 5 करके सारे घोषते रहते हैं। यारा यार लावा लब में 3, 4, 5 करके हमेशा सारे घोषते रहते हैं। तो आप यहाँ से याद कर लीजिएगा कि 3, 4, 5। 3, 5 करना वैसे मुहावरा होता है, 3, 5 करना बहाने बताना। फिलहाल हम लोग यहाँ अगला देखते हैं हल। तो व्यंजन के नीचे जब तिरछी रेखा लगाई जाए तो उसे हल कहते हैं। जैसे यहाँ हमने का में हलंत लगा दिया, फिर चा में, टा में, ता में, पा में। और इसको आप ऐसे भी आप देख सकते हैं कि अंग्रेजी में आपका जो के लिखा जाता है तो के से का होता है कब? जब यहाँ हलंत लगा हो। अगर आप के से का बोलते हैं तो इसमें पूरा का, इसका मतलब होता है इसमें स्वर छिपा है और इसमें स्वर छिपा नहीं है, ये स्वर युक्त है, ये स्वर रहित है। अब हिंदी के नए वर्ण में आप देख लीजिए क्या क्या आते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में 5 नए व्यंजन जोड़े गए हैं। वो कौन कौन से? छत्र ज्ञ, छत्र ज्ञ और ड़ा ढ़ा।
अब इन ड़ा और ढ़ा का उच्चारण स्थान मूर्धा है। मूर्धा या मूर्धन्य आप जो भी कह सकते हैं। और छत्र ज्ञ की गिनती स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है। अब इसके बाद थोड़ा सा हम बता देते हैं, हम चर्चा कर लेते हैं पंचमाक्षर और अनुस्वार की। और पंचमाक्षर और अनुस्वार के बाद हम सीधे वर्णों का उच्चारण स्थान पे चर्चा करेंगे। तो मित्रों, ये पंचम अक्षर का मतलब होता है पांचवा अक्षर। ये 5 होते हैं। यहाँ पर आपका ये है य, म, ङ, न, आड़ा, न। ये पंच अक्षर हो गए। किसी भी शब्द पे अगर हम अनुस्वार लगाते हैं तो जैसे हमने लिखा दंत, तो अगर हमें इसे दंत अनुस्वार नहीं लगाना है तो हम यहाँ पर जिस अक्षर पे वर्ण पे अगर दा पे जैसे अनुस्वार है तो जिस वर्ण पे लगा उसके बाद वाले अक्षर का अंतिम अक्षर, तो ता का अंतिम अक्षर होता है ना, तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे दंत। फिर हमने लिखा जैसे गंगा। अगर हम इसकी चर्चा करते हैं गंगा की, तो ये आपका हो गया गा। इस पे आपका बिंदी लगी है, बिंदी के बाद यहाँ पर गा है। तो इस गा का पांचवा अक्षर क्या होगा? का, खा, गा, घा, ङा। तो ये हो गया ङा और ये आधा गंगा। इसी तरह से आप चाहे कंक लिखिए या कंगन लिखिए, कंगन, तो यहाँ भी आपका बिंदी हटेगा, तो ये हो जाएगा कंगन। ऐसे तो मुझे आशा है आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं वर्ण और उच्चारण स्थान का। तो किस वर्ण का क्या उच्चारण स्थान है, इरेज करते हैं। आप लोग इसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो वर्णों का उच्चारण स्थान में वर्णों के कितने उच्चारण स्थान होते हैं, हम इसको चर्चा करते हैं। वर्ण के उच्चारण स्थान, पहला होता है आपका कंठ। पहला आपका है कंठ उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान में हम चर्चा करते हैं कंठ की। और ये हमने लिखा वर्ण व उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान हमारा छोटा है और वर्ण में केवल यहाँ हम आपको चर्चा करेंगे। तो पहला है आपका कंठ। तो यहाँ हमने लिखा उच्चारण स्थान और इधर हमने लिखा वर्ण। तो पहला आपका उच्चारण स्थान है, दिख नहीं रहा है आपको, चलिए थोड़ा सा और नीचे लिखते हैं, इसके नीचे लाइन के। तो ये है आपका उच्चारण स्थान और ये है आपका वर्ण। तो उच्चारण स्थान में क्या हो गया, पहला है आपका कंठ। ये आधा आड़ा होता है, आप बिंदी भी लगा सकते हैं, हमने अभी आपको इसकी चर्चा किया था। तो ये हो गया उच्चारण स्थान और ये हो गया पहला कंठ। तो इसमें होता है कौन कौन सा वर्ण कंठ का उच्चारण स्थान में? आ। तो आ का मतलब छोटा या बड़ा दोनों हो गया। का वर्ग, का वर्ग का मतलब हो गया आपका पूरा का, खा, गा, घा, ङा। का, खा, गा, घा, ङा। फिर इसके बाद हा,
और विसर्ग, हाय और विसर्ग हो गया। ये हो गया पहला आपका उच्चारण स्थान। अब इसके बाद दूसरा है आपका तालु। तो दूसरा तालु, इसके उच्चारण स्थान में कौन कौन से वर्ण आएंगे? छोटी मतलब छोटी बड़ी दोनों आ जाएगा, ह्रस्व दीर्घ। और ये है आपका चा वर्ग, फिर शा। चा वर्ग का मतलब चा छा जा झा ञ। का वर्ग का मतलब का खा गा घा ङ। तो और आपका हो जाएगा या। इतने वर्ण आपके होते हैं तालु के अंतर्गत। फिर इसके बाद है आपका मूर्धन्य वर्ण। तो मूर्धन्य में ये है आपका मूर्धन्य, री टा वर्ग, टा वर्ग। टा वर्ग का मतलब टा ठा डा ढा हाँ। और ये है आपका मूर्धन्य सा, जिसको आप लोग बोलते हैं पेट कटा या पेट चिरवा सा। अब इसके बाद है दंत्य। तो ये है आपका दंत्य अथवा दंत्य स्थान वर्ण, लिरी ता वर्ग। ता वर्ग का मतलब ता था दा धा ना। ये हो गया आपका ता वर्ग। और ये है आपका दंत सा। यहाँ हमने 3 सा आपको बता दिया। ये तालव्य सा हो गया, ये मूर्धन्य सा हो गया और ये दंत सा हो गया। फिर इसके बाद है ओष्ठ्य। तो इसका मतलब हो गया छोटा ऊ, फिर पा वर्ग और पा फा बा भा मा। इसका मतलब ये हो गया पा फा बा भा मा। तो ये ओष्ठ्य हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कंठ ओष्ठ्य। तो ये है कंठ धन ओष्ठ में कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? ये यहाँ आप ध्यान दीजिए कि ये हो गया आपका कंठ वर्ण, फिर ये है आपका ओष्ठ वर्ण। तो आ धन उ बराबर मिलाकर क्या होता है? ओ। तो ये है आपका ओ और औ, कंठोष्ठ में हो जाएगा। फिर इसके बाद है आपका दंत ओष्ठ, दंत धन ओष्ठ नहीं, कंठ तालु आप पहले देख लीजिए। ये है कंठ, ये है तालु, कंठ धन तालु। वैसे पहले हमको कंठ तालु ही लिखना चाहिए था, अब लिख दिए तो लिख दिए हैं। देख लीजिए, आप इसको लिखते समय नीचे ऊपर कर लीजिएगा, इसको आप पहले कर दीजिएगा और इसको बाद में। तो कंठ तालु ये हो गया आपका ए। तो कंठ में हमने बताया ये आपका आ हो गया कंठ, और तालु में क्या है? ये है आपका ई। तो इसका मतलब आ धन ई बराबर ए। तो इसका जाहिर सी बात है कि यहाँ ए हो जाएगा। और इसके बाद होता है वा। तो वकार का होता है, ये है आपका दंत धन ओष्ठ। ये हो जाता है क्या? दंतोष्ठ में वा। हम इसको संस्कृत में ऐसे पढ़ते हैं, वकारस्य दंतोष्ठ। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हुआ वर्ण और उच्चारण स्थान। अब इसके बाद यहाँ पर आपका वर्ण उच्चारण स्थान के बाद हम लोग जब चर्चा करेंगे, थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं। एक दो और हैं ये बलाघात, एक यही और देख लेते हैं कि बलाघात क्या होता है। तो बलाघात किसे कहते हैं?
जब किसी शब्द पर बल पड़ता है तो उसे ही हम बलाघात कहते हैं। और बल पड़ता कहाँ कहाँ है, हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। इसमें से आपका जानकारी जो भी है वो पूरी हो गई, समस्त वर्णों के उच्चारण स्थान इसमें हो गए हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें भी बाकी रह गया या कुछ मिस्टेक है तो हम लोग इसकी चर्चा आगे कर लेंगे। अभी हम लोग इसको इरेज करते हैं। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे बलाघात। सबसे पहले आप ये जान लें कि बलाघात होता क्या है। तो ये बलाघात जो होता है, जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो उच्चारण की जो हमारी स्पष्टता है, किसी विशेष अक्षर पर, विशेष वर्ण पर जब हम बल देते हैं तो हम उसी को बलाघात कहते हैं। जैसे हम लोग ऐसे देख लें कि बलाघात में पहला है संयुक्त व्यंजन के पूर्व वाले वर्ण जो होते हैं वो बलाघात होता है। ये है आपका बलाघात। तो संयुक्त व्यंजन के पूर्व का वर्ण, संयुक्त व्यंजन के पूर्व का जो वर्ण होता है तो पूर्व वर्ण पर बलाघात होता है, बलाघात होता है। जैसे जैसे आप देख लीजिए संयुक्त व्यंजन में ये है आपका पक्ष। तो पक्ष में ऐसे तो हम अगर बोलते हैं पतंग, अभी आपको हम समझाते हैं। ये है आपका इक्का। जैसे इस इक्का, तो कुछ ना कुछ तो इसमें लंबा समय लगा। अगर हम बोलते हैं इस तो यहाँ पर उतना टाइम नहीं लगेगा जितना हमको बोलने में लगेगा इक्का। तो यहाँ आपका इसी कारण से छंद पढ़ते समय ऐसे शब्दों में गुरु का चिन्ह लगाया जाता है। और इसके बाद दूसरा है कि जब व्यंजन के अंत या मध्य के व्यंजन के आ का पूर्ण उच्चारण नहीं होता तो पूर्ववर्ती अक्षर पर जोर दिया जाता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर चाहे वो हम दो शब्द वाला होता है, जैसे आपका हो गया दो पर या का माल, कमाल, या कमाल के स्थान पर हम देख लेते हैं यहाँ पर चलना, चलना। यदि इसमें मात्रा हो, इन दोनों वर्णों में मात्रा में हो, तो ऐसे वर्णों में जो होता है वो संयुक्त वर्ण, यानी ये पूर्ववर्ती अक्षर पर जोर दिया जा रहा है। आप इसको लिख देते हैं। जब शब्द के अंत या मध्य के व्यंजन, जब शब्द के अंत या मध्य के व्यंजन, जब शब्द के अंत या मध्य के व्यंजन के आ का पूर्ण उच्चारण नहीं होता, आ का पूर्ण उच्चारण नहीं होता है, तो वहाँ पर जो है पूर्ववर्ती अक्षर पर जोर दिया जाता है। तो वहाँ पूर्ववर्ती अक्षर पर जोर दिया जाता है, पूर्ववर्ती अक्षर पर जोर दिया जाता है। उदाहरण में आप लिख लीजिएगा, जैसे पर और चलना। यहाँ पर हमने इसलिए कहा, जैसे अगर हम इसको लिखें तो अंग्रेजी सी चा का CH लिखेंगे तो यहाँ पर ए अपने आप जुड़ जाएगा, जबकि यहाँ ये जुड़ना नहीं चाहिए था। जैसे अगर हम लिखते हैं पर, तो पर क्या PR हो जाएगा, जबकि आप लिखोगे PAR। इसी कारण यहाँ पर ये बोला गया, जबकि पा का स्पेलिंग यहाँ केवल P है, क्योंकि इसका उच्चारण जो है यहाँ मध्य में
व्यंजन का अपूर्ण रूप से उच्चारण नहीं हो पा रहा है, इसीलिए इसके पूर्ववर्ती अक्षर पे जोर पड़ जा रहा है अंग्रेजी में, इसीलिए इसको हम एक दूसरे उच्चारण से हम समझ सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, मेल हो गया और मेला हो गया। तो यहाँ मेल पे जितना जोर पड़ रहा है उतना जोर मेला पर नहीं पड़ रहा है, बल नहीं बढ़ रहा है। क्यों? जबकि मात्रा दोनों में एक ही लिखी है। अगर इसका अंग्रेजी की बात करें तो MAIL, अगर हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो MAIL, यहाँ आप देख लें मेल, तो ये AI से जबकि ए का मात्रा होता है, तो इसी को हम कुल मिलाकर बलाघात कहते हैं। मुझे विश्वास है आप समझ गए होंगे। और उसके बाद है तीसरा, जब विसर्ग वाले अक्षर पर बलाघात होता है तो वहाँ भी, यानी विसर्ग वाले वर्णों पे हमेशा क्या होता है? बलाघात। विसर्ग वाले वर्ण पर बलाघात होता है। विसर्ग वाले वर्ण पर बलाघात होता है। तो लास्ट इसमें हम देख सकते हैं, जैसे हो गया आपका ये दुख, फिर मनः, योग या निसंदेह, ऐसे शब्दों में जब कभी आप मात्रा लगाते हैं तो इनमें गुरु की मात्रा लगती है। तो बलाघात या स्वराघात दोनों एक ही चीज़ है। कभी आपसे पूछ लिया अगर बलाघात या क्या है, तो बलाघात को ही हम स्वराघात भी कहते हैं। अब इसके बाद लास्ट हम देख लेते हैं कि ई, ऊ या री वाले व्यंजन के पूर्ववर्ती स्वर पर भी बोलते समय थोड़ा बल देना पड़ता है। यहाँ हो गया लास्ट है ये ई, ऊ और री। ई, ऊ और री वाले व्यंजन के पूर्ववर्ती वाले व्यंजन के पूर्ववर्ती स्वर पर भी बोलते समय, पूर्ववर्ती स्वर पर भी बोलते समय स्वराघात होता है। स्वराघात होता है। जैसे हारी, माधु, पित्र, ये है आपका हारी, माधु और पितृ। तो इस प्रकार से आपका मित्रों बलाघात अथवा स्वराघात आपका कंप्लीट हुआ। लास्ट अभी स्वर और व्यंजन से संबंधित जो अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उसको देख लेते हैं। इसको हम पहले इरेज कर देते हैं। अगर आप लोगों को कोई सवाल या कोई परेशानी आप लोगों को है, या कुछ लगता है कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो निस्संदेह आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब इसके बाद हम लोग चर्चा कर लेते हैं स्वर और व्यंजन में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्वर और व्यंजन। तो पहले हम स्वर व्यंजनों की चर्चा कर लेते हैं। तो आगत स्वर हमने बता दिया था, आगत स्वर के बारे में। ये है आपका आगत स्वर, ऐसे होता है, इसकी चर्चा कर चुके हैं इसलिए नहीं लिख रहे हैं। फिर आपका है ये अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, अग्र, मध्य और पश्च स्वर। ये हो गया छोटी ई, यानी ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ए और ऐ। ये हो गया आपका अग्र स्वर।
आ जो होता है ये है मध्य स्वर में, और बड़ा या और बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ मीन्स ह्रस्व दीर्घ दोनों हो। ओ आओ, ओ आओ, ये है आपका पश्च स्वर, इतने में आता है। फिर हम देख लेते हैं समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर में आता है ये ई उ, चार ये हो गया। अर्ध समृद्ध में आता है केवल ए ओ। फिर उसके बाद आपका आता है विवृत, विवृत स्वर, विवृत स्वर। तो विवृत स्वर में आता है केवल आपका ये बड़ा आ, और यही आपका आगत स्वर। ध्यान देना है कि इस पे आपको चंद्र बिंदी आगत स्वर पे नहीं लगाना है। और उसके बाद हमारा आता है अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर में आ ए ओ। इस तरह से हम लोग देख लेते हैं व्यंजन में। तो व्यंजन में जैसे ये इसमें आगत स्वर हो गया, हमने चर्चा किया था, इसमें हो गया था आगत स्वर। तो इसमें होता है आगत व्यंजन। आगत व्यंजन में कौन सा आता है, एक जा और एक फा, बिंदी। इस बिंदी को एक्चुअल में हम नुक्ता कहते हैं मित्रों, और ये एक्चुअल में लगता तो है ये का खा गा जा फा, का खा गा जा और फा। इसका मतलब ये है ये 5 वर्णों में आता है, का खा गा जा और फा। केवल उच्चारण में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, हम उच्चारण करके आपको बता देते हैं। जैसे अगर इस वर्ण को हमने लिख दिया तो ये हो गया हजार। अगर यहाँ हमने नुक्ता लिख दिया तो हो गया हजार। इट मीन्स यानी जार जार। मुझे आशा है आप डिफरेंस इसमें समझ गए होंगे। तो ये उर्दू वाले वर्णों में लगता है। फिर इसके बाद आपका है अर्ध स्वर। तो अर्ध स्वर किसे कहते हैं, तो या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है, या वा। हालांकि वासुदेव नंदन की बुक में या वा रा ला पूरा लिखा है, लेकिन मैं आपको यहाँ इतना ही बता रहा हूँ। हो सकता है वो में सही है, तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन ये हम आपको क्लियरिटी दे रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर दिक्कत है तो आप यहाँ से पूछ लीजिएगा एक बार। फिर उसके बाद है पार्श्व लुंठित व्यंजन। लुंठित, लुंठित व्यंजन क्या है, तो लुंठित व्यंजन रा होता है। फिर आपका आता है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन, तो ये पार्श्विक व्यंजन में कौन है, वो आपका ला हो जाता है। फिर ऊष्म संघर्षी व्यंजन में, इसको हमने चर्चा किया था, सा खा सा हा। ऊष्म संघर्षी व्यंजन सा खा सा हा, बाद में ये आप लिख लीजिए ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो ये हो गया आपका शा खा सा और हा, ये 4 वर्ण सा खा सा हा, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। फिर इसके बाद आपका उत्क्षिप्त व्यंजन, ये है उत्क्षिप्त। तो उत्क्षिप्त हो गया उत्क्षिप्त व्यंजन। तो उत्क्षिप्त व्यंजन में क्या होता है, ड़ा और ढ़ा। और इसको अगर हम बात करते हैं तो ये आमतौर पे टा वर्गीय व्यंजन होता है। किस वर्ग का, टा वर्ग का व्यंजन होता है।
उच्चारण स्थान भी इसका फिर वही हो जाएगा। फिर एक होता है आपका स्वर तंत्रीय व्यंजन। स्वर तंत्रीय व्यंजन, स्वर तंत्रीय व्यंजन में आपका ह हो गया। और एक लास्ट आपका हो रहा है काकल्य वर्ण। काकल्य वर्ण, तो काकल्य वर्ण में क्या होता है, दो, एक तो होता है विसर्ग और दूसरा होता है ह। ये दो वर्ण ऐसे होते हैं जो काकल्य वर्ण कहे जाते हैं। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो प्रश्न हमारा पूछा जाता है अग्र स्वर से और पश्च स्वर से, तो हमें इसको याद कर लेना चाहिए कि ए ई आला आगे बा, और यानी ए ई आला आगे बा। अब आप इसको ध्यान दीजिएगा, हमें भावना से नहीं, भाव से मतलब है, हमको हमारे ज्ञान से मतलब है। तो ए ई आला आगे बा, आ मध्य में बा, और आ उ हम किसी को संबोधित करके कह सकते हैं ओ आ पीछे बा, यानी ए ई आला आगे बा, ओ आओ ई आला पाछे बा। फिर यहाँ से आप देखिए, इसका मतलब होता है ढका हुआ, समृद्ध मतलब ढका हुआ। तो हम यहाँ पे ढका हुआ, तो हम कह सकते हैं ई आला उ आला ढका हुआ मीन्स समृद्ध है। और फिर इसके बाद हम कह सकते हैं आ खुला बा मीन्स विवृत का मतलब होता है खुला हुआ। तो यहाँ विवृत का मतलब हुआ खुला हुआ, यानी विवृत आ जब आप बोलते हो तो खुला होता है। ई और उ बोलने में हमारा मुख ढका होता है और गोल बन जाता है। तो ई वाला उ वाला गोल बा या ढका बा, तो ए ई आगे बा, आ ओ आओ पीछे बा, ई वाला उ वाला गोल बा ढका बा, और ये आ खुला बा। इस तरह से मित्रों हमारा ये आज की क्लास हुआ। इसके बाद हम लोग जब भी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हमारे चर्चा का होगा ये विषय संधि। तो इसके लिए हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट सभी को।